हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 14 जिसका टाइटल है अल्टरनेटिंग करंट। और आज इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो जेईई मेन में आ चुके हैं वहाँ उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल जेईई 2021 में जो आया था वो दिया हुआ है कि एक LCR सर्किट है और जो रेजोनेट करता है, रेजोनेंस की कंडीशन आपको दे रखी है और इसमें दिया हुआ है कि उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट 10⁵ है। इतनी पावर जो है वो ड्रॉ करता है इतने वोल्टेज के सोर्स से। आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो हम ये बात जानते हैं कि जब रेजोनेंस की कंडीशन होती है तो पावर जो होता है उसमें वो आप कह सकते हैं Vrms² डिवाइडेड बाय R के बराबर होता है। तो यहाँ से आप R की वैल्यू जो है आप निकाल सकते हैं। पावर V²/P यानी 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाय पावर कितना है 16। तो 4 से ये गया 4 से 4 बार और ये 4 से गया 30 बार, 4 से गया 1 बार, 4 से गया 30 बार। तो ये मिल जाएगा आपके पास 900 ओम। 900 ओम का जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे इस्तेमाल किया गया होगा। देख सकते हैं कितना आसान सवाल जो है पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें दिया हुआ है कि आपके पास ये एक सर्किट है और यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया हुआ है, लेकिन रजिस्टर के साथ क्या किया है इन्होंने कि सर्किट को क्लोज नहीं किया है। ये वाली ब्रांच जो है यहाँ पे ओपन बना हुआ है, की जो है ओपन है। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस का कोई भी जो है इस्तेमाल नहीं होने वाला है। समझ गए? अब क्या पूछा गया है आपसे? आपसे पूछा गया है कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आपको बताना है कितना कितना होगा। ठीक है साहब, ये बताना है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है 60 ओम है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 15 वोल्ट है। तो हम जानते हैं कि Vrms किसी भी LCR सर्किट में किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और वो यदि रेजिस्टर है कंपोनेंट, तो फॉर्मूला होता है Vrms = Irms × R। तो यहां से Irms निकल जाएगा आपका बेटा, कितना आ जाएगा आपके पास Vrms which is 15 डिवाइडेड बाय 60 is equal to 1/4 एम्पियर। 1/4 एम्पियर आपको Irms की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, अब आप जानते हैं कि ये इंडक्टर है। इंडक्टर के लिए मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, तो आप यूज कर सकते हैं V अक्रॉस इंडक्टर, RMS वैल्यू की बात कर रहा हूं, इज इक्वल टू Irms इंटू XL। ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहां से XL की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगी ओमेगा इंटू L के बराबर। ओमेगा L Irms = Vrms। तो आ जाएगा आपके पास 20 डिवाइडेड बाय Irms की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 1/4। और क्या पूछा गया है आपसे? इंडक्टेंस पूछा है। तो ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे 100। यहाँ पे आप 100 पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 20/25, 0.8 हेनरी आपको मिल जाएगी L की वैल्यू। तो L की वैल्यू 0.8। कौन कौन से ऑप्शन सही हैं यहाँ पे? तो यहाँ देख सकते हैं कि आप C ऑप्शन गलत है, D ऑप्शन गलत है, A और B ऑप्शन में से ही आंसर सही होना चाहिए। अब आपके पास कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपके पास मौका है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ओमेगा C 1/ωc, ये क्या है साहब? XC की वैल्यू है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे Irms से तो आपको Vrms जो है मिलने वाला है। तो यहाँ से आप Vrms निकाल लीजिए, लिख दीजिए 10। Irms पहले ही निकाल चुके हैं 1/4 और इंटू 1/ωc 1/100 इंटू C, ये आप वैल्यू पुट कर दीजिए। C की वैल्यू निकाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें दिया है कि आपके पास एक वेरिएबल वोल्टेज है और इसको लगाया हुआ है किसके अक्रॉस? एक इंडक्टर के अक्रॉस हमने एक वेरिएबल वोल्टेज लगा दिया है। सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये एक इंडक्टर है, इंडक्टर का इंडक्टेंस L है और यहाँ पे एक वेरिएबल वोल्टेज हमने लगा दिया है। वेरिएबल वोल्टेज कितना है? V = 3T। तो मैं यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकता हूँ, कह सकता हूँ कि इस इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं L = L × di/dt is equal to 3T। दिस वोल्टेज अप्लाइड इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो L di/dt होता है इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और ये 3T के बराबर है। TT को एक तरफ ले जाएंगे
तो आपको यहाँ क्या मिलने वाला है, L di इज इक्वल टू 3t dt। तो आप यहाँ देख लीजिए कि 4 सेकंड में आपको क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है, तो आप 4 सेकंड में करंट निकाल लीजिए। सो 0 से I करंट है, 0 से 4 टाइम है, तो आपको मिलेगा L की वैल्यू है 2 इंटू आई इज इक्वल टू 3/2 t स्क्वायर, 0 से लेके 4, तो मिल जाएगा आपके पास 24/12 I इज इक्वल टू 12 मिल जाएगा। और आप यहाँ से एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ इंटू LI स्क्वायर, हाफ इंटू 2 इंटू 12 का स्क्वायर, हाफ इंटू L विच इज 2 इंटू 12 का स्क्वायर। सो 2 से 2 चला गया, आपको मिल जाएगा 144 जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि एक ट्रांसमिटिंग स्टेशन है जो वेव रिलीज करता है और वेव की जो वेवलेंथ है वो 960 मीटर के बराबर है। तो आप यहां से बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वेव की कितनी होने वाली है और वहां से सोर्स की फ्रीक्वेंसी आपको पता चल जाएगी। तो यहां से फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स आप बता सकते हैं दैट इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है 960 मीटर। तो आपको यहां से फ्रीक्वेंसी मिल जाती है इन हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई तो आप यहां से ओमेगा बता सकते हैं। ओमेगा कितना है, 2πf वाले फॉर्मूले से आप ओमेगा बता सकते हैं कितना होगा। आगे क्वेश्चन में दिया है कि इस कैपेसिटेंस का इस्तेमाल किया जाता है और रेजोनेंस की कंडीशन जो है यहां पर हमें प्राप्त हो रही है, तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस बताना है कितना होगा। तो यहां पे आप इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बिकॉज इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हो रहा है। तो आप यहां से ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√ऑफ LC वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ओमेगा नॉट पता चल गया है, आपको कैपेसिटेंस पता चल गया है, आपको L जो है पता चल जाएगा। तो यहां से L का डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा, L इज इक्वल्स टू 1/c ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, आंसर आ जाएगा। कितना आसान सवाल था और ये 2021 में पूछा गया है। तो देख सकते हैं कि 4 क्वेश्चंस आए हैं, चारों के चारों क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आसान थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया, कि एक LCR सर्किट है और जिसमें एक रेजिस्टेंस है, एक इतना वोल्टेज लगा हुआ है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है 300 रेडियन पर सेकेंड की। इसमें कहा गया है कि जब कैपेसिटेंस को रिमूव कर लेते हैं तो करंट लैग करता है 45 डिग्री से। अब करंट लैग करता है 45 डिग्री से वोल्टेज से, तो हम ये बात तो जानते हैं कि जब भी हम LCR सर्किट में, AC सर्किट में जब निकालते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में फेज का डिफरेंस, तो वो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, cos फाई इज इक्वल टू R/Z। और ये एंगल फाई आपको क्वेश्चन में दिया है कितना है, 45 डिग्री के बराबर। और यहाँ पे कैपेसिटेंस को रिमूव कर दिया है तो XC की वैल्यू 0 हो जाएगी। पहले वाले केस में क्या है, केस नंबर 1 में कि XC की वैल्यू 0 हो जाती है, तो आप Z की वैल्यू लिख सकते हैं कितनी होगी, R² प्लस XL का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा R/√ऑफ R² प्लस XL स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे केस में क्या किया है, दूसरे केस में किया है कि यदि हम इंडक्टर को रिमूव कर देते हैं तो हमारा करंट जो है वो लीड करने लगता है 45 डिग्री से, या ठीक है। तो इसका मतलब है कि केस नंबर 2 में क्या किया है कि XL को 0 कर दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos फाई इज इक्वल टू R/Z। Z की वैल्यू हो जाएगी आपके पास R² प्लस XC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2। ये वैल्यू आपको प्राप्त होने वाली है, इक्वेशन नंबर 2। तो अब आपसे पूछा ये गया है द अप्लाइड वोल्टेज द RMS करंट थ्रू द फॉलोइंग सर्किट। जो हमारे पास ओरिजिनल सर्किट था इसमें आपको निकालना है कि RMS करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो आप यहाँ पे देखिए बात कि इन दोनों केसेस से हम XL और XC की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि सिमेट्री से कि XL की जो वैल्यू है XC के बराबर आ रही है। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ R है, नीचे R² है, यहाँ पे समथिंग स्क्वायर है इज इक्वल टू 1/√2 है, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे R² है, यहाँ पे समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ का समथिंग जो है जो आएगा
वही यहाँ का समथिंग आना चाहिए। इसका मतलब एक्सएल और एक्सी जो है आपस में बराबर हैं, और ये तभी हो सकता है कि जब रेजोनेंस की कंडीशन आपको मिल रही हो। तो ये तब होगा जब रेजोनेंस हमें मिल रहा हो, और रेजोनेंस यदि हमें मिल रहा है सो वी आर एम एस की जो वैल्यू है आप निकाल की वैल्यू है आर एम एस इंटू आर के बराबर होती है। तो यहाँ से आप आई आर एम एस निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन आर। तो वी आर एम एस कितना दिया है 220, आई और आर की वैल्यू कितनी है 110 के बराबर 110, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको 2 एम्पियर जो है आर एम एस करंट की वैल्यू मिल जाने वाली है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो 2021 में आया है, जिसमें दिया है कि आपके पास ये करंट है और ये करंट इन दोनों करंट्स का जो है समीशन है, I1 sin ओमेगा टी और I2 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इस cos ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूं I2 sin ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब आपको क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, जोड़ना है। और आप देख सकते हैं कि दोनों साइन के फंक्शंस हैं और इनको ऐड करते हैं हम फेजर वाले तरीके से। तो कैसे ऐड करेंगे कि आप हॉरिजॉन्टल से ओमेगा टी एंगल बनाते हुए I1 लेंथ का आप एक एरो बनाइए। तो यहाँ पे मैंने एक एरो बना दिया जिसका लेंथ जो है I1 के बराबर है, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल ओमेगा टी के बराबर है। और I2 लेंथ का एक वेक्टर बनाइए जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 के बराबर। तो आपको एक दूसरा जो है एरो मिल जाएगा जिसका लेंथ I2 के बराबर है, एंगल यहाँ से ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। ओमेगा टी तो इतना हो गया और ये वाला एंगल कितना हो गया पाई बाई 2। अब इन दोनों एरोस का जो सम है, दोनों वेक्टर्स का जो सम है, दोनों फेजर्स का जो सम है, वही हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू होने वाली है I1 और I2, यानी कि पीक करंट की मैक्सिमम वैल्यू, पीक करंट की जो रिजल्टेंट वैल्यू है आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि दो वेक्टर्स दोनों के बीच में एंगल पाई बाई 2। तो यहाँ से आपको I रिजल्टेंट मिल जाएगा। I रिजल्टेंट कितना होगा इज इक्वल टू I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का अंडर रूट। अब आपको इसकी RMS वैल्यू निकालनी है। सो I RMS निकालने के लिए आप क्या करेंगे, I रिजल्टेंट का जो है आप बाय रूट 2 कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 1 बाय रूट 2 ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन जो है जो भी सही होगा। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन ए जो है बैठ रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो वो आप जो है टिक कर देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें दिया है कि एक सीरीज LCR सर्किट है और उसमें क्वालिटी फैक्टर की बात की गई है। तो क्वालिटी फैक्टर हम जानते हैं कितना होता है ओमेगा नॉट L बाय आर। ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है। क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो आप ऐसे लिख सकते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, सो ओमेगा नॉट अपॉन आर बाय एल, ये फॉर्मूला होता है। और ओमेगा नॉट की वैल्यू हम जानते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा नॉट की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC। अब आपसे पूछा गया है कि यदि हम इंडक्टेंस को 2 गुना कर देते हैं और रेजिस्टेंस को आधा कर देते हैं तो क्वालिटी फैक्टर पर क्या असर पड़ने वाला है। तो पहले आप ओमेगा नॉट की वैल्यू जो है यहाँ पे रखिए, तो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ L बाय C और यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन R। ये हो गया Q। तो आप Q डैश क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम कैसे करते हैं कि रेजिस्टेंस को आधा, इंडक्टेंस को डबल। रेजिस्टेंस को आधा करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 बाय R और यहाँ इसको हाफ डबल करेंगे तो आपको मिलेगा 2L बाई C। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2 और अंडर रूट ऑफ L बाई C और ये मिल जाएगा आपके पास R। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये Q के बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको Q डैश को 2 रूट 2 इंटू Q। तो हम कह सकते हैं क्वालिटी फैक्टर जो है वो 2 रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आप इनिशियल क्वालिटी फैक्टर कितना दिया है 100, उसमें 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ लिख सकते हैं 2 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 100, वही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि इस सर्किट में जो पीक करंट है वो आपको निकालना है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको निकालनी है कितनी होगी। तो यहाँ पे आप पीक करंट का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय Z। तो यहाँ पे V नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी है, 30 के बराबर है। सो यहाँ पे V नॉट पुट कर दीजिए, कितना होगा 30 डिवाइडेड बाय Z। Z की वैल्यू आप लिख सकते हैं R स्क्वायर, R कितना है 120 स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। XL कितना होता है ओमेगा विच इज 100 इंटू XL कितना है 10 रेज टू द पावर -1 माइनस
एक्स सी यानी कि 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन 100 इंटू सी, सी कितना है 10 रेज टू द पावर -4 का स्क्वायर, ये बन गया आपके साथ अंडर रूट में। तो ये वैल्यू जो आपको कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू मिलने वाली है आपको पीक करंट की। और यदि आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ओमेगा नॉट का फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ एल सी, ये एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी। यदि आपको सिंपल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपॉन 2 पाई कर देंगे, यहाँ पे आप 1 अपॉन 2 पाई कर देंगे तो आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट पता चल जाएगी इन हर्ट्ज। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज आपको दिया है, पीक वोल्टेज दिया है और आपसे पूछा गया है कि रेजोनेंट कंडीशन में पावर कितना डिसिपेट होगा। तो हम जानते हैं कि एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, आपको पीक वोल्टेज दिया है। तो पीक वोल्टेज से आप RMS वोल्टेज निकालना जानते ही हैं। सो 250/√2 इंटू का स्क्वायर जो है आपको मिल जाएगा VRMS का स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस से, 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 250 इंटू 250 और नीचे बन जाएगा आपके पास 16। सॉल्व कर लेंगे आपको आंसर मिल जाएगा पावर का, ठीक है। और इसको किलोवाट में लिखेंगे और आप x जो आपको कोफिशिएंट होगा किलोवाट का, इसको आप यहाँ पे आंसर की तरह लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं जिसमें दिया हुआ है आपको एक सर्किट, और सर्किट में आपको बताना है किस तरह का ट्रांसफार्मर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 220 वोल्ट जो है हमने इनपुट वोल्टेज दिया है, और यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है जो क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है V2 हम निकाल सकते हैं। यदि V2 ज्यादा आ जाता है, आउटपुट ज्यादा मिलता है वोल्टेज में, तो हम कह सकते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। यदि आउटपुट वोल्टेज कम होगा इनपुट वोल्टेज से तो हम कहेंगे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और यदि दोनों ही नहीं होंगे तो फिर हम देखेंगे कि बाकी दो ऑप्शंस में से क्या सही होगा। तो भाई यहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस करंट दिया है, इंस्टेंटेनियस पावर दी है, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकाल सकते हैं। सो P = V × I जो है फॉर्मूला आप जानते हैं, तो यहाँ से आप वोल्टेज निकाल सकते हैं। वोल्टेज कितना होगा P/I। P कितना है आपके पास 60 डिवाइडेड बाय करंट कितना है 1 और ऊपर 2 0 पहुंच जाएंगी। इसको आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए 60 को 11 से, तो आपको मिल जाएगा 11 55 और बचा आपके पास 5 44 4 6 5, तो लगभग 545 जो है वोल्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, विच इज ग्रेटर देन 220 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि आउटपुट ज्यादा है इनपुट कम है, तो इसका मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें दिया हुआ है आपको एक LCR सर्किट है और एक AC वोल्टेज से वो कनेक्टेड है और जिसकी फ्रीक्वेंसी वेरी की जा सकती है। तो आपसे पूछा गया है कि वो फ्रीक्वेंसी बताइए जहां पे वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज मैक्सिमम, यानी कि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। ओमेगा नॉट आपको निकालना है। देख सकते हैं कि 2021 में, 2013 का है वैसे, 2021 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आए थे। तो देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट और कितने आसान सवाल पूछे जा रहे हैं। सो 1/√LC एक ही फॉर्मूला जो है कितनी बार लग चुका है, तो भाई यहाँ पे हर्ट्ज में पूछी है तो आप यहाँ पे 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए। ओमेगा/2 पाई जो है वो होता है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। सो 1/2 पाई, ठीक है। अब कर लेंगे, L लिख दीजिए यहाँ पे कितना आएगा, L है 24, C लिख दीजिए यहाँ पे 2 × 10⁻⁻⁶ जो है आंसर निकाल लीजिए कितना आएगा। ठीक है, यदि एग्जैक्ट आंसर ना भी निकले तो आप बता सकते हैं कि हमारा जो है आंसर वो अंडर 100 होगा, अंडर 1000 होगा, वो आप आसानी से पता लगा सकते हैं इस कैलकुलेशन से। पूरा आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसी से पता चल जाएगा कि ये 50 के आसपास है या 30 के आसपास है, 25 के आसपास है, ये पता चल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें दिया हुआ है कि सर्किट, आपसे पूछा गया क्या है, आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द रीडिंग्स ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द अमीटर। इस अमीटर की रीडिंग बतानी है, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है और जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो आपस में बराबर हैं, यानी कि VL = VC। और ये कौन सी कंडीशन है, ये रेजोनेंट कंडीशन है जी। रेजोनेंट कंडीशन आपको दी हुई है और आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि जो अप्लाइड वोल्टेज होता है रेजोनेंस में वो किसके बराबर होता है, अक्रॉस रेजिस्टर के अक्रॉस होता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 220 वोल्ट मिल जाएगा रेजिस्टर के अक्रॉस, और इसमें से एक ही ऑप्शन है जिसमें 220 वोल्ट दिया है,
तो करंट निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, और करंट निकालना भी पड़ जाए तो करंट निकाल सकते हैं इस वाले में Vrms, रेजोनेंस की कंडीशन में Vrms अपॉन R आपको करंट मिल जाता है। Vrms कितना है 220 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 100, तो मिल जाएगा 2.2 एम्पियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि क्या होगा यदि इंडक्टिव रिएक्टेंस और करंट के साथ यदि फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया जाता है। ठीक, तो सिंपल है यार, फ्रीक्वेंसी को हमने कर दिया आधा, या ओमेगा कह सकते हैं, ओमेगा को कर दिया आधा। तो पूछा गया है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ क्या होगा। पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल के बराबर। तो यहां से कह सकता हूं एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। यदि ओमेगा आधा होगा तो एक्सएल भी आधा होगा, तो एक्सएल हो जाएगा आधा, एक्सएल बाई 2। और पूछा गया है कि करंट इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, यदि प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा दोस्तों, तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा करंट का IRMS इज इक्वल टू Vrms, IRMS इज इक्वल टू Vrms डिवाइडेड बाय Z, और Z की वैल्यू प्योर इंडक्टिव सर्किट में कितनी हो जाएगी, XL के बराबर। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि दिस इन दैट करंट इन दैट प्योर इंडक्टिव सर्किट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू XL। तो यदि XL, यदि ओमेगा को आधा कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को आधा कर देंगे, तो ये आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं करंट डबल होगा और इंडक्टिव रिएक्टेंस आधा होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी आधा एंड करंट विल बी डबल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जिसमें दिया है कि LCR सर्किट में यदि हम रेजिस्टेंस को चेंज कर देते हैं लोअर से हायर वैल्यू, रेजिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं और कम से ज़्यादा कर देते हैं, तो बताइए क्या क्या बातों पर ये फर्क पड़ने वाला है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्वालिटी फैक्टर का। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला अभी हमने सीखा था L/C 1/R। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो क्वालिटी फैक्टर के साथ क्या होगा, ये क्वालिटी फैक्टर डिक्रीज होने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन चूज करिए इसमें कि क्वालिटी फैक्टर डिक्रीज होगा। तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन नहीं हो सकता। आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में दिया है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड ही नहीं करती है आपके रजिस्टर पर। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। लेकिन ए ऑप्शन क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन बैंडविड्थ का फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार कि बैंडविड्थ का फॉर्मूला जो होता है बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा, वो हमने बताया था कि जो क्वालिटी फैक्टर है उसकी डेफिनेशन क्या है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ठीक, तो यहाँ पे L/R ओमेगा नॉट L बाय R, ये R बाय L जो है आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, बैंडविड्थ क्या होता है R/L, जिससे फॉर्मूला बन जाता है आपका ओमेगा नॉट L/R। तो मैंने तो ऐसे ही याद रख रखा है बैंडविड्थ का फॉर्मूला कि Q जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ होता है। तो और इसका फॉर्मूला रट लिया है मैंने, किसका फॉर्मूला, क्वालिटी फैक्टर का। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि ओमेगा नॉट अपॉन R बाय L, यानी R बाय L आपका क्या होगा, बैंडविड्थ होगा। सो डेल्टा ओमेगा या बैंडविड्थ जो है वो R बाय L है। तो रेजिस्टेंस को यदि बढ़ा देते हैं तो ओमेगा की, डेल्टा ओमेगा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जिसमें दिया है AC सोर्स है, इतनी रेटिंग है उसकी और उसको रजिस्टर से लगा दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कितना समय लगेगा करंट को इसकी मैक्सिमम से RMS वैल्यू तक पहुंचने में। तो ये बात आपको याद ही होनी चाहिए कि यदि करंट, यहाँ पे साइनोसॉइडल करंट की बात की जा रही है, पूरे चैप्टर में ये जो करंट है ये साइनोसॉइडल करंट है, और यहाँ पे 0 से जो आपके पास पीक वैल्यू है यानी कि I0/√2 है, और ये जो है साहब आपका I0। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में समय लगता है T/8, यहाँ से यहाँ पहुँचने में समय लगता है T/8, उसके बाद दोबारा यहाँ से RMS तक पहुँचने में समय लगता है T/8, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है, T/8। ठीक, तो हमारा आंसर होगा कि मैक्सिमम से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है, T/8 समय हमको लगता है। और T की वैल्यू कितनी है बेटा, T = 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा, T/8 लिख देंगे तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा π/4 ओमेगा विल बी योर आंसर।
सो पाई अपॉन 4 इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओमेगा कैसे निकालेंगे, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो ओमेगा निकाल सकते हैं। तो ओमेगा होता है 2 पाई एफ के बराबर, सो 2 पाई इंटू 50। तो यहाँ से पाई चला गया, आपको मिल जाता है 1 अपॉन 4 दूनी 8 45 400 सेकेंड। 1 अपॉन 400 सेकेंड आपको मिल जाएगा आंसर। यानी कि मिली सेकेंड की बात करें तो 2.5 मिली सेकेंड जो है आपका आंसर होना चाहिए, 2.5 मिली सेकेंड। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें दिया हुआ है कि एक LCR सर्किट है, उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस इतना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इतना है और रेजिस्टेंस इतना है, तो पावर फैक्टर बताना है। 2021 में आया है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला cos फाई किसके बराबर होता है, R बाय Z के बराबर होता है। तो यहां से आप R कितना दिया हुआ है 6 डिवाइडेड बाय Z कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, सो 10 माइनस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो मिल जाएगा आपके पास 6 अपॉन, ये आ जाएगा आपके पास 6 स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 36 दैट इज 72 यानी कि 9 इंटू 8 का अंडर रूट। तो मिल जाएगा आपके पास 6 अपॉन 3 इंटू 2 रूट 2। तो यहाँ से 3 दूनी 6 हट जाएगा तो 1 अपॉन रूट 2 जो है आपको आंसर मिल जाएगा, 1 बाय रूट 2 आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए किस तरीके से होगा। आपके पास सीरीज LR सर्किट है और उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया है। बैटरी का EMF जो है V के बराबर है। स्विच को कर दिया है क्लोज। अब क्या होता है कि आपको बताना है टाइम, जिस टाइम में इस इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 1/n टाइम्स हो जाए, वो आपको समय निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ LI²। तो आपको बताना है कि हाफ LI² जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 1/n टाइम्स हो जाना चाहिए, हाफ LI0 का स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब कि करंट जो है चेंज हो रहा है यहाँ पे सर्किट में, तो करंट जब मैक्सिमम हो जाएगा तो तब मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो मैक्सिमम एनर्जी का 1/n टाइम जो है हमारे पास एनर्जी हो जाती है, तब करंट की वैल्यू आई रहती है। सो हाफ L से हाफ L चला गया तो आपको मिल जाता है करंट उस समय कितना होगा, I0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n, यानी करंट की वैल्यू इतनी रह जाती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जानते हैं कि करंट की इक्वेशन चार्जिंग में कितनी होती है, I0 1 माइनस ई रेज टू दी पावर RT बाय L। ये वैल्यू, ये इक्वेशन आती है कि जब हम LR सर्किट में चार्ज करते हैं इंडक्टर को। तो आप यहाँ पे रख सकते हैं कि टाइम t पर I की वैल्यू हो जाती है I0 बाई रूट n। तो ये हो जाएगा आपके पास I0 बाय अंडर रूट ऑफ n इज इक्वल टू I0 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस RT बाय L। तो यहाँ से इधर I0 से I0 चला गया, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 बाय अंडर रूट ऑफ n इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस RT बाय L। तो इसको इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा ई रेज टू दी पावर माइनस RT बाय L इज इक्वल टू रूट n माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट n। इसको आप फ्लिप कर लीजिए तो e की पावर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगी, तो आपको मिलेगा ई रेज टू दी पावर RT बाय L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n माइनस 1। और दोनों तरफ ln ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा t इज इक्वल टू L अपॉन R ln ऑफ अंडर रूट ऑफ n डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n माइनस 1। तो ये टाइम आपको मिल जाने वाला है कि इस समय जो एनर्जी है इंडक्टर के अंदर वो मैक्सिमम एनर्जी का 1/n टाइम्स रह जाती है। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा,
ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।